Hello, this is Suman Mehta, your SS teacher. I welcome you in the next session. Now we will read the chapter 2 of history, that is the socialism in Europe and the Russian Revolution. इस चैप्टर में बेटा हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का क्या कनेक्शन है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जहाँ पर इक्वालिटी और फ्रीडम के बारे में पावरफुल आइडियाज़ अमर्ज हुए थे और इन आइडियाज़ ने आगे चलकर यूरोप को और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया और अलग अलग रेवोल्यूशनरी पीपल्स को और इसके साथ साथ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ को मोटिवेट किया फर्दर रेवोल्यूशंस के लिए या चेंजेज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा द एज ऑफ सोशल चेंज कंटेंट के साथ, सामाजिक परिवर्तन के युग के साथ। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप के अंदर फ्रीडम और इक्वालिटी दो पावरफुल आइडियाज अमर्ज हुए, पैदा हुए। The French Revolutionary opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रांसीसी क्रांति ने दरवाजे खोल दिए या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के और ज़्यादा परिवर्तनों का जो है परिवर्तनों के होने की सिलसिले को शुरू कर दिया, जिससे कि आगे चलकर नए प्रकार के समाज का निर्माण हुआ। As you have read, Before the 18th century, society was broadly divided into states. आपको सबको पता ही है 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप का पूरा समाज स्टेट्स और ऑर्डर में बटा हुआ था। स्टेट्स और ऑर्डर मतलब सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक वर्ग बने हुए थे वहाँ पर। एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और इसमें इन सोशल ऑर्डर के अंदर क्या था कि जो रिच पीपल थे और चर्च था, इन्होंने ही पूरा इकोनॉमिक और सोशल पावर अपने हाथों में ले रखा था। यानी सामाजिक शक्ति हो, समाज में जिनका दबदबा होता है, और आर्थिक रूप से जो अमीर होते हैं यानी पैसे वाइज जिनका पोजीशन हाई होती है, इन दो वर्ग के लोगों ने, यह अरिस्टोक्रेसी और चर्च ने मिलकर वहाँ पर जो है मेजॉरिटी बेसिस पर कंट्रोल किया हुआ था। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। इस क्रांति के बाद ये पॉसिबल हो पाया कि इसमें कुछ चेंज किया जाए। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। इस क्रांति के बाद फ्रांस में भी परिवर्तन का दौर आया, वहाँ भी लोग सोचने पर मजबूर हुए। इसके साथ साथ वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में या कॉन्टिनेंट के अंदर भी ये डिस्कशन शुरू हो चुका था कि पहले तो सोशल पावर और इकोनॉमिक पावर अरिस्टोक्रेसी और चर्च के हाथ में थी, तो अब किसके हाथ में आनी चाहिए, यानी सोसाइटी का कौन सा सेक्शन इसको कंट्रोल करेगा, इस बात पर चर्चा होने लगी थी। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो talked of the significance of the French Revolution and many other debated the ideas of post-revolutionary Europe। हमारे भारत के अंदर भी जो समाज सेवी नेता थे या फिर हम कह सकते समाज सेवी महान हमारे व्यक्ति थे भारत के राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व के बारे में न केवल बातचीत की बल्कि डिबेट भी की। अदर जो फिलोसफर्स होते हैं या फिर जो सोशल वर्कर्स होते हैं, उन्होंने भी क्रांति के बाद के यूरोप के ऊपर काफ़ी बार वहाँ की जो हालात बने उन पर चर्चा की, उन पर बहस की। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज के अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिली। कॉलोनीज क्या होती है बेटा, किसी अदर कंट्री के कंट्रोल में किसी एक देश का होना। तो इंडिया भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो उस टाइम इन कॉलोनीज के अंदर बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला। इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। इसने क्या कर दिया, इन आइडियाज़ ने जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पैदा हुए थे, इन आइडियाज़ की वजह से अलग अलग देशों में, चाहे वो कॉलोनी हो या कोई और कंट्री हो, वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन जो है हो पाया, यानी समाज में काफ़ी चेंज आया।
Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. ऐसा नहीं था कि पूरा वर्ल्ड और पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी एकदम चेंज करना चाहती होंगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे यूरोप में भी सभी नहीं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं चाहता था। मीन्स सोसाइटी को एकदम फेरबदल कर देना, ये चीज़ें सब लोग लाइक नहीं करते थे। रिस्पॉन्सेज जो है मिक्स्ड थे। वो मिक्स कैसे थे? रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो ज़रूरी परिवर्तन है उन्हें किया जाना चाहिए, बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट। लेकिन वो कुछ जो चेंज लाना भी चाह रहे हैं तो वो किस हिसाब से लेना चाह रहे हैं? ग्रेजुअल शिफ्ट में, यानी धीरे धीरे करके परिवर्तन लाना चाहते हैं सोसाइटी में। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एकदम सोसाइटी को चेंज कर देना चाहते हैं। रेडिकली का मीनिंग होगा यहाँ पर जल्दी जल्दी। सम वर कंजर्वेटिव्स, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते या फिर थोड़ा बहुत चाहते हैं। सम वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव क्या होते हैं? रूढ़िवादी लोग जो पुरानी विचारधारा में बिलीव करते हैं और लिटिल बिट चेंज भी लाना पसंद नहीं करते अपनी लाइफस्टाइल में या अपनी सोसाइटी में या किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में। ऐसे लोग जो है कंजर्वेटिव कहलाते हैं। जो थोड़ा बहुत बदलाव लाना चाहते हैं वो लिबरल्स होते हैं। रेडिकल्स होते हैं जो बिल्कुल टोटल चेंज कर देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर मेजर 3 क्वेश्चंस आ गए। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव, एंड व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल्स। What did these terms really mean in the context of the time? उस समय के आधार पर इन तीनों का क्या अर्थ होगा? What separated these strands of politics? इन तीनों को पॉलिटिक्स में क्या चीज़ अलग करती है? What linked them together? और इन तीनों को आपस में क्या चीज़ जोड़ती है? We must remember, हमें याद रखना होगा जरूरी, that these terms do not mean the same thing in all context and और एट ऑल टाइम्स। हर समय पर और हर संदर्भ में इन तीनों का मीनिंग एक जैसा कभी नहीं होगा। अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इनका अर्थ निकाला जाएगा। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। हम इसमें 19th सेंचुरी के कुछ राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट गतिविधियां हुई हैं 19th सेंचुरी में, उसके बारे में जानेंगे। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और ये भी देखेंगे कि इन गतिविधियों की वजह से क्या क्या चेंजेज आ पाए या क्या प्रभाव डाला उसने। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र भी हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से सोसाइटी में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया, मीन्स जल्दी बदलाव आ पाया। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, रूस के अंदर क्रांति के जरिए, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। समाजवाद यूरोप में और ख़ास करके रशिया के अंदर एक ऐसी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एक ऐसा विचार जिसने 20वीं शताब्दी के समाज को रीशेप किया, यानी उसमें बदलाव किया और समाज को एक नया धारणा के से अवगत कराया। वो धारणा क्या थी? समाजवाद, यानी सोशलिज्म, जिसमें प्रोडक्शन के सभी सोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है और सभी लोग मिलजुल कर जो है इसमें वर्क करते हैं और लेबर के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्शन का शेयर दिया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट, जिसमें कैपिटलिज्म का कोई स्थान नहीं होता। मीन्स पूंजीपति वर्ग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसका स्पेस नहीं होता यहाँ पर जो भी चीज़ करेंगे सभी मिलकर करेंगे और प्रोडक्शन सभी में बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो इसको हमने कहा सोशलिज्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव को डेप्थ में, यानी डिटेल में। इस क्वेश्चन को अगर हम 5 मार्क्स में हम कवर करना चाहें तो कैसे करेंगे। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वॉज द लिबरल्स। एक समाज का एक ऐसा वर्ग जो सोसाइटी में बदलाव लाना चाहता था वो था लिबरल। लिबरल्स वांटेड अ नेशन, लिबरल्स एक ऐसा देश चाहते थे विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion and another. Britain favored the Church of England, Austria, Spain
फेवर्ड द कैथलिक चर्च। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यूरोप में जो रिलीजन था उस टाइम का मेजर रिलीजन था वो क्रिश्चियन रिलीजन ही था, और यूरोपियन सोसाइटी पूरी तरह से भेदभाव करती थी। दो टाइप के इसके जो सेक्शन बने हुए थे इस धर्म के, चाहे वो कैथलिक्स थे और चाहे प्रोटेस्टेंट थे, उन दोनों में भेदभाव किया करते थे। तो ये स्पेशली कैथलिक चर्च को ज़्यादा मानते थे रशियन सोसाइटी के लोग। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स ने राजा की मनमाने शासन की शक्तियों का विरोध किया। यानी लिबरल्स कहते थे कि रूलर तो हो लेकिन उसकी अनलिमिटेड पावर से नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। वो व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित बनाना चाहते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। यानी सरकार किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को उससे ना छीने बल्कि उसकी सुरक्षा करे। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली और चुनी हुई संसदीय सरकार का निर्माण हो जिससे जनता चुने और पार्लियामेंट भी हो वहाँ पर, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी। और जितने भी लॉज हैं वो जुडिशरी के थ्रू व्याख्यात होने चाहिए, मीन्स जुडिशरी उसको डिफाइन करे। दैट वाज इंडिपेंडेंस ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। ये जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? रूलर्स और ऑफिशियल्स के प्रेशर से फ्री होनी चाहिए। यानी जुडिशरी ही सारे लॉज को इंटरप्रेट करे और उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट इलेक्टेड होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव टाइप होनी चाहिए। हाउएवर दे वर नोट डेमोक्रेट्स। हालांकि यहाँ एक बात और भी सच है कि ये सब जो फीचर्स हैं ये एक डेमोक्रेसी में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लिबरल्स को डेमोक्रेट नहीं कह सकते। बेटा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ चुका है 3 मार्क्स का। वाई वी कैन नोट से लिबरल्स एज डेमोक्रेट्स। क्यों नहीं कहा जा सकता लिबरल पीपल को डेमोक्रेट्स? तो ये इसका आंसर आ जाएगा नीचे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो वयस्क मताधिकार में बिलीव नहीं करते थे। मतलब वोट देने का अधिकार तो वो दे रहे हैं सब लोगों को, लेकिन सभी को नहीं दे रहे। किसको नहीं दिया जा रहा? दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। जिसके पास संपत्ति है सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, मीन्स गरीब इंसान को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और स्पेशली फिर उसके बाद एक और टर्म आ रही है, दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वीमेन। वो औरतों को भी वोट देने के पक्ष में नहीं थे। जब प्रॉपर्टी ओनर मैन को ही वोट देने का अधिकार दिया जाए तो क्या इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर डिप्राइव हो गया सोसाइटी का एक ऐसा सेक्शन जो कि पुअर है। मेजॉरिटी बेसिस पर तो ज़्यादातर लोग पुअर ही होते हैं। और फिर दूसरा सेक्शन जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होती है किसी भी सोसाइटी की, वो होती है वीमेन। अगर वीमेन को भी पॉलिटिकल राइट नहीं मिला तो हम ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्या वो लिबरल पीपल डेमोक्रेटिक कहलाएंगे? नहीं कहला सकते। तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दूसरी टर्म है, इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। इसके विपरीत रेडिकल्स मीन्स प्रतिक्रियावादी, ऐसे लोग जो जल्दी बदलाव लाना चाहते हैं देश के अंदर। तो वो लोग एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें सरकार जो है मेजॉरिटी बेसिस पर कंट्रीज की पॉपुलेशन यानी जनता द्वारा चुनी जाए, ज़्यादातर जनसंख्या द्वारा जिसका चुनाव किया जाए। मैनी सपोर्टेड वीमेंस सफरगेट मूवमेंट। इनमें से ऐसे काफ़ी सारे रेडिकल्स थे जिन्होंने औरतों के वोट देने के अधिकार को भी सपोर्ट किया था, मतलब उसका साथ दिया था। उनका मानना था कि औरतों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स की तरह नहीं, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। हालांकि ये लोग जो है ग्रेट जो लैंड ओनर्स थे या वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे उनका विरोध करते थे, क्योंकि लिबरल्स तो विरोध किया करते थे और ये नहीं करते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू।
परंतु ये नहीं चाहते थे कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में सारी संपत्ति आ जाए। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन इतना भी है कि ये नहीं चाहते कि सिर्फ कुछ ही लोगों को क्या पास पूरे देश का पैसा रहे और बाकी लोग गरीब रहे। इस चीज़ को ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अगर प्रॉपर्टी है तो ऑलमोस्ट सोसाइटी के पास होनी चाहिए। वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे। नेक्स्ट जो टर्म है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्या होता है, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव जो कौन होते हैं, रूढ़िवादी लोग जो पुरानी विचारधारा में बिलीव करते हैं, जो बिल्कुल चेंज करना या तो पसंद नहीं करते या लिटिल बिट चेंज चाहते हैं तो वो अपनी शर्तों पर चाहते हैं। तो ऐसे कंजर्वेटिव लोग जो है रेडिकल्स और लिबरल्स का अपोज किया करते थे, मीन्स उन्हें उनका विरोध किया करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स टू नीड फॉर चेंज। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के जो कंजर्वेटिव पीपल थे उनका थोड़ा सा दिलो दिमाग चेंज हो गया था। मीन्स दिलो दिमाग चेंज होने का मतलब यहाँ पे है कि उनकी विचारधारा कुछ बदलने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि जो ज़रूरी हैं वो परिवर्तन अवश्य किए जाने चाहिए। अर्लियर इन द 18th century conservative had been generally opposed to the idea of change। इससे पहले 18वीं शताब्दी से पहले रूढ़िवादी लोग बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते थे सोसाइटी में, ना लाइफ में, ना किसी और चीज़ में। लेकिन जब से ये फ्रांसीसी क्रांति हुई है उसके बाद से धीरे धीरे उनका माइंडसेट चेंज होने लगा था। बाय द 19th century they accepted that some changes were inevitable। 19वीं शताब्दी से उन्हें लगने लगा था कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं और उन्हें किया जाना चाहिए। बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन उनका ये भी मानना था कि चेंजेस तो आए लेकिन इसके साथ साथ पास्ट को भूला ना जाए, पास्ट को वैल्यू दी जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। यानी अपने अतीत, अपने इतिहास की को आदर दिया जाए। चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। और अगर चेंज ला भी रहे हैं तो वो एक स्लो प्रोसेस में होना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी होना चाहिए कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर पाए। अभी आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन पढ़े बेटा, ये मेजर 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द कंजर्वेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल्स। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको आपने ज़रूर लर्न करना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि लिबरल्स को हम डेमोक्रेट क्यों नहीं कह सकते, तो वो क्वेश्चन भी आप साथ में कवर करेंगे। नेक्स्ट बेटा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ द न्यू टाइम। ये जो 3 हमने देखे, ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स देखे हैं, राजनीतिक नई धाराएं देखी हैं, ये धाराएं क्या हैं, नए समय की सूचक हैं। यानी अब समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही थी। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिक चेंज। ये वो समय था जब बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने जा रहे थे। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप। ये वो समय था जब नए नए शहर जन्म ले रहे थे, यानी नए शहर अस्तित्व में आ रहे थे। एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप। और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवेज एक्सपेंडेड। रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, यानी रेलवे की पटरियां ज़्यादा से ज़्यादा बिछाई जा रही थी। एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। मीन्स नई नई फैक्ट्रीज और कारखाने यूरोप में अलग अलग जगह पर बनने लगी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मैन, वीमेन, चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को, औरतों को और बच्चों को फैक्ट्रियों में आने का मौका मिला, काम करने का मौका, चांस मिला। वर्क आवर्स वेरी ऑफन लॉन्ग। हालांकि उस समय पर काम के घंटे बहुत ज़्यादा लंबे थे। वेजेज वर पुअर। और उनकी आमदनी बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, क्योंकि बेरोजगारी का आलम था, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। और ख़ास करके उस समय पर जब औद्योगिक सामान की ज़रूरत कम थी, यानी जब भी फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की डिमांड कम हो जाती थी तो ऐसे समय में तो बेरोजगारी पीक पर पहुंच जाती थी।
हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। हालांकि जैसे जैसे शहर भी ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था। और सैनिटेशन हो गया, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ रहा था, मीन्स समस्याओं को झेलना पड़ रहा था। लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। लिबरल और रेडिकल लोगों ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए समाधान ढूंढने शुरू कर दिए थे कि कैसे करके इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। आमतौर पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उस टाइम की, वो सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, यानी व्यक्तिगत संपत्ति थी। किसी न किसी व्यक्ति की खुद की से जो है फैक्ट्री या कारखाने हुआ करते थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर वेरी ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ये लिबरल और रेडिकल लोग जो थे, ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी के ओनर थे, यानी ज़्यादातर प्रॉपर्टी इन्हीं की हुआ करती थी और यही दूसरों को काम दिया करते थे। यानी वर्कर्स को काम कौन देता था? रेडिकल और लिबरल पीपल ही देते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, किसके जरिए? व्यापार के जरिए और औद्योगिक वेंचर्स का मतलब है काम के जरिए। तो यहाँ पर औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगाकर उन्होंने और व्यापार के जरिए पैसा कमा लिया। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड, दैट इट्स बेनिफिट would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों को लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि इसका फ़ायदा उन सबको दिया जा सके। किनको दिया जा सके? जो इनमें काम करती है। वर्कफोर्स मीन्स जो इन फैक्ट्रियों में काम करती है, उस जनसंख्या को दिया जा सके, क्योंकि इससे क्या होगा? ये लोग हेल्दी होंगे और सिटीजन्स अगर एजुकेटेड होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। यानी इकोनॉमी को हेल्दी रखने के लिए और सिटीजन्स को एजुकेटेड रखने के लिए इन ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों का लगना ज़रूरी है, ऐसा लिबरल्स और इनका रेडिकल पीपल का मानना था। अपोज टू द प्रिविलेज दैट ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाई बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। जैसे कि कंजर्वेटिव पीपल का मानना था कि प्रिविलेज मिलने चाहिए, बाई बर्थ लोगों को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ये लोग उसको विरोध करते थे। इनका मानना था कि किसी को भी वैल्यू उसके काम के बल पर दी जानी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर दी जानी चाहिए। लेबर एंड इंटरप्राइज, उनका मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट, यानी एक व्यक्ति जितने प्रयास करता है, जितनी मेहनत करता है और जितना वो काम करता है, उद्यम करता है, उसके हिसाब से उसको वैल्यू दी जानी चाहिए। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज इंश्योर्ड, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जाती है। इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर गरीब इंसान मेहनत कर पाता है। दोज विद कैपिटल वुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, और जिनके पास पैसा है वो बिना किसी बाधा के अपना काम चला पाते हैं। दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप, इससे क्या होगा? उनका मानना था इससे समाज विकसित होगा। यानी जिनके पास पैसा है वो पैसा लगाकर नए नए फैक्ट्री और कारखाने खोलेंगे और जो पुअर पीपल है उसमें अपना लेबर देंगे, और ऐसे में क्या होगा? इकोनॉमी और सोसाइटी डेवलप करेगी। मैनी वर्कर्स, मैन एंड वीमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल। जो लोग, हर वो आदमी, हर वो पुरुष जो चाहता था परिवर्तन लाना समाज में, वो इन लिबरल और रेडिकल्स के आसपास मंडराने लगा, मतलब इनके साथ देने लगा, और मिलकर इन लोगों ने अपने पार्टीज बनाए, अपनी ग्रुप्स बनाए। कब बनाए? अर्ली 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इन वर्किंग मैन वीमेन ने काफ़ी सारे रेडिकल्स और लिबरल के साथ मिलकर काफ़ी सारे ग्रुप बनाए और पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, ताकि पॉलिटिक्स में भी अपना इन्फ्लुएंस जमा सकें या गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाने के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा, some nationalist liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815। कुछ ऐसे राष्ट्रवादी लोग, उदारवादी लोग, प्रतिक्रियावादी लोग ऐसे भी थे जो क्रांति के जरिए मौजूदा सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहते थे यूरोप में, जो कि 1815 में मौजूद थी। यानी 1815 में जितने भी यूरोपियन राजा थे उनकी सत्ता को चुनौती देने लगे थे। इन फ्रांस में, इटली में, जर्मनी और रशिया के अंदर भी वो क्रांतिकारी बन गए और उन्होंने एग्जिस्टिंग मोनार्क्स को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। ओवरथ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क्स,
यहाँ इसका मीनिंग है कि मौजूदा जो शासक हैं, राजा हैं, उनकी ताकत को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशंस, राष्ट्रवादी लोग क्रांति के बारे में बात करने लगे थे। दैट वुड क्रिएट नेशन, जिससे कि बड़े बड़े देश का निर्माण हो सके, जहाँ पर सभी नागरिकों को उनको समान अधिकार मिलेगा। यानी देशभक्त या राष्ट्रवादी लोग जनता को भड़काने लगे हैं कि अगर वो उनका साथ देते हैं तो उससे क्या होगा, उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, उन्हें इक्वल राइट्स मिलेंगे। क्योंकि उस सोसाइटी में पहले भेदभाव होता था, स्टेट्स बने हुए थे, तो पुअर पर्सन की कोई सुनता नहीं था, तो वो उन लोगों को अपने अराउंड गैदर करने लगे हैं। After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Mazzini ने 1815 के बाद, इटली का एक राष्ट्रवादी था, ये इटली का देशभक्त था, जिसने जनता को भड़काया ताकि वो इटली में जो है अपना लोगों को उनके अधिकार दिलवा सके और एक नेशन स्टेट का क्रिएशन कर सके। तो सबसे पहले जूसेफ मेजिनी का नाम आता है, इटली का एक क्रांतिकारी, जिसने इटली में सत्ता को उखाड़ फेंकने की एक कोशिश की, हालांकि वो फेल रहा। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग, भारत के अंदर भी जो देशभक्त थे, उन्होंने भी उसकी जो राइटिंग थी उनको पढ़ा ताकि वो भी आगे चलकर अपने देश को फ्रीडम गेन करवा सकें। तो ये बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ तक इस लेसन को पढ़िएगा और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।